दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग नागरिकता के बारे में जानेंगे, सिटीजनशिप के बारे में। इससे संबंधित जितने भी एनसीईआरटी सार संग्रह में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा हुआ है उसको देखेंगे। तो ये पॉलिटी का सीरीज है, ठीक है। पॉलिटी सार संग्रह यानी भारतीय राज्य व्यवस्था सार संग्रह से लिया गया है और इससे संबंधित कुछ नागरिकता से कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे। अधिक तो बड़ा है नहीं, छोटा सा वीडियो होगा, आप लोग ज़रूर देखेंगे और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज का टॉपिक है नागरिकता, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा कि संविधान का दूसरा भाग यानी भाग 2 सिटीजनशिप से संबंधित है और अनुच्छेद देखिए यहाँ पर है 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के अपरिहार्य सिद्धांत को कानूनी स्वरूप प्रदान करती है। तो याद रखना आपको ये है कि भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 भारत में के संविधान में नागरिकता के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है। तो ध्यान रखें दोस्तों, भारतीय संविधान मात्र एकल नागरिकता प्रदान करती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का उपबंध ब्रिटेन के संविधान से किया गया है, के संविधान से लिया गया है। भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाती है, विविध व्यक्तियों जैसे कंपनी, निगम आदि को नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये सब कंपनी, निगम को नागरिकता प्रदान नहीं किया जाता है, जो प्राकृतिक व्यक्ति है उसी को नागरिकता प्रदान की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है तो कैसे करता है। जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, उपर्युक्त के सभी के आधार पर। तो ध्यान रखें दोस्तों, सभी के आधार पर। देखिए नागरिकता मिलने का यहाँ पर 3-4 प्रकार से नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपको संविधान के भाग 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। इस अधिनियम को वर्ष 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 तो 2019 में संशोधन किया गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, जैसे जन्म से, वंशानुगत से, पंजीकरण से, देशीयकरण से और विदेशी भूमि के अधिग्रहण के आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारतीय नागरिकता हमें 5 प्रकार से प्राप्त होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। ध्यान रखेंगे, दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जो स्वीकार किया गया है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता को स्वीकार किया गया है। अमेरिका में शासन व्यवस्था का स्वरूप संघीय है। इसके अंतर्गत केंद्र एवं प्रांतों की सरकार के मध्य शक्ति का स्पष्ट विभाजन किया गया है तथा केंद्र एवं प्रांतों के द्वारा लोगों को अलग अलग नागरिकता प्रदान की जाती है। जैसे हम लोग का कोई भी, जैसे कि आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड में ये लिखा रहता है कि भारत सरकार द्वारा आपको ये दिया जा रहा है। इस कार्ड का एक अलग महत्व है। जैसे आधार कार्ड आपकी पहचान है, नागरिकता की पहचान तो है नहीं, वोटर आईडी कार्ड नागरिकता की पहचान है। तो
उसमें ये नहीं लिखा रहता है कि बिहार सरकार, झारखंड सरकार, यूपी सरकार प्रदान कर रही है, उसमें लिखा रहता है भारत सरकार। जबकि दोहरी नागरिकता में प्रांत का भी नाम होगा, प्रांतीय सरकार प्रदान करेगी और केंद्र सरकार भी प्रदान करेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो ध्यान रखें दोस्तों कि अगर खुद से परित्याग कर देते हैं तो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। प्रत्यावर्तन पर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। यानी कहीं पर चले गए आप, किसी और देश की नागरिकता प्राप्त कर लिए तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद वंचित किए जाने पर, कहने मतलब है कि आपको नागरिकता से वंचित किया जाएगा तो समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार सभी प्रकार से समाप्त हो जाएगी भारतीय नागरिकता। ठीक है। किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, स्वेच्छा से नागरिकता का परित्याग करने पर और सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन सा प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे? यानी जब संविधान को एडॉप्ट किया गया था, अंगीकृत किया गया था, अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। उस समय कौन सा ऐसा प्रावधान था जो उसी दिन लागू कर दिया था? जबकि आपको पता है संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो कुछ अनुच्छेद को उसी समय लागू कर दिया गया था, जिसमें से जिसका आंसर होगा, ध्यान रखिए, नागरिकता का प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान, उपरोक्त में सभी। तो ये सभी। ठीक है। देखिए यहाँ पर कहता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत यानी एडॉप्टेड, अधिनियमित, ठीक है, और आत्मसमर्पित किया। इस दिन नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन आदि उपबंधों को लागू कर दिया गया, जबकि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है। तो जो अंगीकार किया गया संविधान वो है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन संविधान लागू हुआ वो है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ कार्ड धारक है, जैसे एनआरआई किसको कहते हैं, पीआईओ किसको कहते हैं, ओसीआई कार्ड धारक में तुलना किया गया है, जिसमें से देखिए एक परिभाषा दिया गया है कि एनआरआई किसको कहते हैं। एनआरआई उस भारतीय नागरिक, ये भारतीय नागरिक ही हैं। ठीक है। एनआरआई क्या है? भारतीय नागरिक ही हैं जो साधारणतया भारत के बाहर निवास करते हैं और जिनके पास भारतीय पासपोर्ट है। जैसे कि कोई व्यक्ति, ये नाम का व्यक्ति अमेरिका काम करने के लिए गया, वो अमेरिका का नागरिक नहीं बन गया है, भारतीय पासपोर्ट पे गया हुआ है और वहाँ पे रह के काम कर रहा है, तो वहाँ पे अपना जीविका पार्जन चल रहा है उनका, तो उसको हम एनआरआई कहेंगे। ठीक है। वो भारतीय नागरिक ही है। अब पीआईओ कौन है? भारतीय मूल के व्यक्ति कौन है? तो एक व्यक्ति जो स्वयं अथवा जिसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है और जो वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता, राष्ट्रीयता धारण करता है, जिसका वह पासपोर्ट धारक है। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई बी नाम का व्यक्ति है, ये खुद या इनका पूर्वज कभी भारतीय थे, अब ये अमेरिका जाकर अमेरिकी सिटीजनशिप ग्रहण कर लिया गया है और वो इसी का पासपोर्ट धारक है। ठीक है। और ओसीआई कौन है? तो देखिए इधर ओसीआई का दिया हुआ है। ओसीआई वो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत है, यानी विदेशी नागरिक है। ठीक है। विदेशी भारतीय नागरिक ही है लेकिन विदेशी है, और कह सकते हैं कि उसके पास ओसीआई कार्ड है, जो कि होना उनके पूर्वज नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत किए गए होंगे या किए थे। अब कहता है देखिए भारतीय नागरिकता की अर्हता, तो जो एनआरआई है, ठीक है, एनआरआई है वो तो भारत का नागरिक है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लिया जाए कि सपोज कीजिए पीआईओ जो हैं, ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उसको अगर भारत की नागरिकता प्रदान लेना है तो भारत में कम से कम 7 वर्ष उसे निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकता है।
ठीक है। और ओसीआई वाला जो है वो किस प्रकार से यहाँ पर ले सकते भारत की नागरिकता, इनके बारे में बहुत डिटेल रूप से दिया है। जैसे कि देखिए यहाँ पर कि जो संविधान लागू होने के समय 26/1/1950 को या उसके बाद भारतीय नागरिक था, ये देखना पड़ेगा उनके बारे में। 26/1/1950 को भारत के नागरिक बनने के लिए अर्हत था, ठीक है। वह उस भूभाग का निवास था जो 15 अगस्त 1947 को भारत का अंग बन गया, ठीक है, ये भी देखना पड़ेगा। जो ऐसे किसी नागरिक का पुत्री पुत्री पौत्र पुत्र पौत्री प्रपौत्र हैं अथवा जो उपयुक्त व्यक्ति का अवयस्क संतान है, जो अवयस्क बच्चा है और उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं अथवा दोनों में से एक भारत का नागरिक है, भारत के नागरिक की विदेशी मूल का की पति पत्नी अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक की का विदेशी मूल का पति पत्नी अथवा जिसका नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हुआ हो और यह विवाह आवेदन की प्रस्तुति के तुरंत पहले से लगातार कम से कम 5 वर्ष तक रहा हो, ठीक है। ये सब सारी प्रावधान के तहत में वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अब एनआरआई को क्या क्या लाभ मिलेगा? जो एनआरआई को सारा लाभ मिलेगा जो सामान्य नागरिकता का लाभ मिलता है, ठीक है, क्योंकि भारतीय नागरिक है ही, वो पासपोर्ट धारक है और वो बाहर गया है वह, ठीक है। अब पीआईओ को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, ठीक है, लेकिन ओसीआई कार्ड धारक अगर हैं तो उनको कुछ लाभ प्राप्त होगी। जैसे कि ओसीआई कार्ड धारक व्यक्ति भारत में आने जाने के लिए आजीवन वीज़ा प्राप्त कर लेता है। हालांकि ओसीआई कार्ड धारक को भारत में शोध कार्य के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी। एक एफआरआरओ अथवा एफआरओ के साथ पंजीयन से छूट भारत में किसी भी अवधि तक ठहराव के लिए रह सकते हैं। अप्रवासी भारतीय एनआरआई के अलावा आर्थिक, वित्तीय अथवा शैक्षिक क्षेत्र में उपलब्ध हर सुविधा में बराबरी, लेकिन कृषि अथवा परिसंपत्ति का अधिग्रहण के मामले में छोड़कर, यानी कृषि या संपत्ति ग्रहण नहीं कर सकता है। अब यहाँ चौथा नंबर कहता है कि भारत आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत है, तो ये तो वीज़ा धारक भारत का है ही है, तो इनको क्या ज़रूरत है? एनआरआई को कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद पीआईओ को हाँ ज़रूरत है और इस ओसीआई व्यक्ति को आजीवन इसको वीज़ा दे दिया गया है, ये आज आ जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कहता है भारत में अधिकार, तो एनआरआई को अधिकार दिया गया है, इसको अधिकार है क्योंकि भारतीय नागरिक ही है, भले पासपोर्ट लेकर वो अमेरिका में रह रहा है, और दोनों को कोई अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है। यानी मत देने का भारत में सिर्फ एनआरआई को मिलता है, ठीक है। आप एनआरआई मत दे सकता है, ना कि ओसीआई दे सकता है, ना कि पीआईओ दे सकता है, ठीक है। ये भी नहीं दे सकता, ये भी नहीं दे सकता है, तो एनआरआई दे सकता है। तो दोस्तों ये था आपका नागरिकता संबंधित कुछ क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग अगले दिन देखेंगे मूल अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार को देखेंगे, मूल अधिकार के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग यहीं रुकते हैं, फिर कल मिलते हैं मूल अधिकार में, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।